Hello everyone, this is Ruby Saroj. Welcome to my new channel Learn with Ruby Saroj. Dear friends, कहते हैं कि आलस वो खतरनाक दीमक है जो तुम्हारे सुनहरे भविष्य को अंदर से खा जाता है। सफलता उन लोगों की होती है जो हार मानने से पहले कड़ी मेहनत करते हैं। जी हाँ, अगर आपको सफल होना है तो लगातार अभ्यास करते रहना पड़ेगा। तो आइए आज मैं लेकर आ गई हूँ भारत का भूगोल, जिसमें हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे कृषि का, क्योंकि कल कृषि का फर्स्ट पार्ट हमने अध्ययन किया था। आज सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे रिवीजन करना ज़रूरी है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे कि तिलहन भारतीय भोजन में वसा का मुख्य स्रोत है। तिलहन जो है भारतीय भोजन में वसा का मुख्य स्रोत है। भारत की प्रमुख तिलहनी फसलें तोरिया, सरसों तिल, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंडी, बिनौला है। पीत क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। तिलहन से तेल और खली की प्राप्ति होती है, जिनका उपयोग स्नेहक, वार्निश, औषधि, सुगंधित पदार्थ, मोमबत्ती, साबुन, उर्वरक, पशु आहार आदि के निर्माण में किया जाता है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत में वर्ष 2021-22 में कुल तिलहन उत्पादन 37.7 मिलियन टन अनुमानित है। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। इसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश और गुजरात का स्थान है। क्या है? पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा गुजरात। मूंगफली एक प्रमुख तिलहनी फसल है। मूंगफली वनस्पतिक प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। मूंगफली उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके लिए 15 अंश सेल्सियस से 25 अंश सेल्सियस तापमान और 50 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा पर्याप्त है। मूंगफली के लिए 15 से 25 अंश सेल्सियस तापमान की और 50 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा पर्याप्त होती है। भारत में मूंगफली को गरीबों का काजू के नाम से जाना जाता है। गरीबों का काजू के नाम से जाना जाता है मूंगफली को। पेंगिंग मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है। इसमें परागकण के बाद फूल के अवशेष भाग के आधार से पेग निकलकर जड़ की तरह नीचे की ओर मुड़कर जमीन के भीतर वृद्धि करता है। मूंगफली की फसल के लिए जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। मूंगफली के फसल के लिए जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। भारत में वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार मूंगफली उत्पादक 3 अग्रणी राज्य है: गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। सोयाबीन खाद्य तेल के अलावा प्रोटीन एक अच्छा स्रोत है। सोयाबीन के लिए 15 अंश सेल्सियस से 25 अंश सेल्सियस का तापमान, 40 से 60 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा, 6 से 6.5 अंश पीएच मान वाली अम्लीय दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। सोयाबीन खरीफ फसल के तौर पर जून में बोई जाती है, अक्टूबर में काटी जाती है। इस फसल से 3 से 4 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। इस फसल को 3 से 4 बार की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सोपा द्वारा खरीफ 2022 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में मध्य प्रदेश के 5.06 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर सोयाबीन की कृषि की जाती है, जो देश की कुल सोयाबीन कृषि क्षेत्र का 44.23% है। सोयाबीन कृषि क्षेत्र के संदर्भ में दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत में 3 अग्रणी सोयाबीन उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान है। सरसों भारत की प्रमुख तिलहनी फसल है। सरसों रबी की फसल के अंतर्गत आता है। सरसों के फसल के लिए 15 से 25 अंश सेल्सियस तापमान से तथा 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर एवं कटाई फरवरी मार्च में की जाती है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश में राजस्थान सरसों का शीर्ष उत्पादक है।
इस संदर्भ में दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश तथा तीसरे स्थान पर हरियाणा है। सरसों की प्रमुख प्रजातियों में पूसा, बोल्ड, पूसा, जय किसान और बरुड़ा आदि है। पीताम्बरी पीली सरसों की एक प्रजाति है। चलिए इससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? तो जो तिलहनी फसल है वो सूर्यमुखी है। भारत की प्रमुख तिलहनी फसलें तोरिया, सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंडी और बिनौला है। भारत की प्रमुख तिलहनी फसलें तोरिया, सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंडी और बिनौला है। पीत क्रांति का संबंध है तो प्रेत क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। पीत क्रांति का संबंधित किससे है? तो तिलहन उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। अन्य क्रांतियों का विवरण इस प्रकार है। काली कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीली या पीत क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति भारत में किससे संबंधित है? तो कह रहे तिलहन उत्पादन से। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो मूंगफली। सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली है। यह शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है। गेहूं मुख्यतः शीतोष्णकटिबंधीय रबी ऋतु की फसल है जिसे सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है जिसकी खेती अधिकतर सिंचित क्षेत्रों में याद्र उपाद्र जलवायु क्षेत्रों में की जाती है। पेंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है जो पेंगिंग मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है। इसमें परागण के बाद फूल के अवशेष भाग के आधार से पेग निकलकर जड़ की तरह नीचे की ओर मुड़कर जमीन के भीतर वृद्धि करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? तो अग्रणी उत्पादक राज्य जो है कि कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। लेकिन 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार जो अग्रणी 3 उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सोयाबीन में कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश में। सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में है? तो वो है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नांकित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राज्य है? तो कह रहे हैं मध्य प्रदेश। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो मध्य प्रदेश। सोपा द्वारा खरीफ 2022 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश के 5.06 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर सोयाबीन की कृषि की जाती है जो देश के कुल सोयाबीन कृषि क्षेत्र का 44.23% है। सोयाबीन कृषि क्षेत्र के संदर्भ में दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1992-93 में किसकी उपज इतनी प्रचुर हुई है कि उसे कीर्तिमान मान सके? तो कह रहे तिलहन का। वर्ष 1992-93 तिलहन की उपज इतनी प्रचुर हुई कि उसे कीर्तिमान माना जा सकता है। इस दौरान 20.11 मिलियन टन कुल 9 तिलहन का उत्पादन हुआ था। यह उस समय तक का रिकॉर्ड उत्पादन था। 2010-11 में कुल तिलहन उत्पादन 32.48 मिलियन टन रहा जो कि पुनः एक रिकॉर्ड था। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में कुल तिलहन उत्पादन 37.7 मिलियन टन रहा है। 37.7 मिलियन टन रहा है। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है तो मध्य प्रदेश। 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश था। इसके बाद क्रमशः राजस्थान और महाराष्ट्र का आता है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार तिलहन उत्पादन में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात है। तिलहन में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। तिलहन में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात।
क्वेश्चन नंबर ये नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, और क्योंकि एक बार इसको नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पढ़ना ज़रूरी है। ये 2022-23 का आंकड़ा है, अभी 2025-26 का भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गुजरात। अगर समय मिला तो हम फिर से इसको नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भी पढ़ा देंगे, लेकिन अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पिछला, इसे देखना ज़रूरी है, तो इसलिए इसे ज़रूर से पढ़ लें, इसे इग्नोर ना करें। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मूंगफली के क्षेत्रांतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य है? तो कह रहा है पंजाब। जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के संदर्भ में शीर्ष 3 राज्य तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात। तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात है। निम्न में असंबद्ध उत्पाद को बाहर कीजिए। तो कह रहे कि मूंगफली पौधे के जड़ से प्राप्त होती है, पौधों के जड़ से प्राप्त होती है, जबकि अन्य सभी पौधों के पुष्प से प्राप्त होते हैं। तिल, मूंगफली, सरसों के तेल मूंगफली, सरसों के तेल को खाद्य रूप में प्राप्त किया जाता है, जबकि अरंडी का तेल खाद्य रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। अतः विकल्प बी, सी दोनों होगा। इसमें कह रहे हैं कि तिल, मूंगफली और सरसों को तेल को खाद्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जबकि अरंडी को तेल को खाद्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो इसमें जो है कि बी और सी दोनों होगा। दोनों ही दो दृष्टिकोण से असंबंध है, तो इसलिए इसका समझते रहें। क्वेश्चन नंबर 16 है कि राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादन है? तो राजस्थान सरसों का प्रमुख उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मानचित्र ABCD द्वारा अंकित स्थल क्रमशः किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो कह रहे हैं कि मूंगफली, गन्ना, रागी, तंबाकू। मूंगफली, गन्ना, रागी, तंबाकू। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन निम्नलिखित है। तो क्या है? सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, तिल। सोयाबीन, मूंगफली, राई या सरसों, तिल। क्वेश्चन नंबर 19 है बरुड़ा प्रजाति है सरसों की। सरसों एक तिलहनी फसल है। पूसा बोल्ड, पूसा जय किसान और बरुड़ा इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। सरसों एक तिलहनी फसल है। पूसा बोल्ड, पूसा जय किसान और बरुड़ा इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। सरसों एक तिलहनी फसल है। पूसा बोल्ड, पूसा जय किसान और बरुड़ा इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के पूसा बोल्ड एक प्रजाति है। तो पूसा बोल्ड एक प्रजाति है सरसों की। पूसा बोल्ड प्रजाति है किसकी? तो सरसों की है। पूसा बोल्ड सरसों की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 21 है पीताम्बरी एक प्रजाति है। तो पीताम्बरी किसकी प्रजाति है? तो सरसों की। क्वेश्चन नंबर 22 है जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यकता होती है किसमें? तो मूंगफली की फसल में। मूंगफली की फसल में जिप्सम की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है कौशल किस फसल की उन्नति प्रजाति है? तो मूंगफली की। जो कौशल है मूंगफली की उन्नत किस्म की प्रजाति है। मूंगफली कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो मूंगफली की है। चना का जो प्रजाति है पंत जी 114, पंत जी 114, गौरव, राधे, K4। चना की प्रजाति K4, गौरव, राधे और पंत जी 114। पंत जी 114, K4, गौरव, राधे। चना की जो प्रजाति है गौरव, राधे, K4, पंत जी 114 चना की है। कपास की देसी श्यामली, सुजाता, सुबिन। देसी श्यामली, सुजाता, सुबिन। देसी श्यामली, सुबिन, सुजाता कपास की प्रमुख प्रजातियां। देसी श्यामली, सुबिन, सुजाता
देसी श्यामली, सुबिन सुजाता कपास की प्रजातियां। देसी श्यामली, सुबिन सुजाता। देसी श्यामली, सुबिन सुजाता ये कपास की प्रमुख प्रजातियां हैं। मूंगफली की जो प्रजाति है चित्रा 64, चंद्रा कौशल। मूंगफली की चित्रा 64, चंद्रा कौशल। चित्रा, कौशल, चंद्रा, कर चित्रा 64, कौशल और चंद्रा, ये मूंगफली की प्रमुख प्रजाति है। गेहूं की जो प्रमुख प्रजाति है सोनालिका, सोना, कल्याण, कुंदन। सोनालिका, सोना, कल्याण, कुंदन, गेहूं की प्रमुख प्रजातियां सोनालिका, सोना, कुंदन, कल्याण। सोनालिका, सोना, कल्याण, कुंदन, गेहूं की जो प्रमुख प्रजाति है सोनालिका, सोना, कुंदन और कल्याण। चना का क्या है, तो चना का राधे, गौरव, K4 और पंत G114 चना का है। और कपास की जो प्रमुख प्रजाति है कपास की देसी श्यामली, सुजाता और सुबिन। देसी श्यामली, सुजाता, सुबिन। देसी श्यामली, सुजाता, सुबिन एक कपास की प्रमुख प्रजातियां हैं। मूंगफली के चित्रा 64, चंद्रा कौशल। चित्रा 64, चंद्रा कौशल। चित्रा 64, चंद्रा कौशल ये सभी मूंगफली की प्रजाति है। गेहूं का सोनालिका, सोना, कल्याण, चंदन क्या है, सोनालिका, सोना, कल्याण, कुंदन। सोनालिका, सोना, कल्याण, कुंदन गेहूं की प्रजाति। इसी तरह 4-5 बार अध्ययन करेंगे तो याद हो जाएगा। फिर इसके बाद कह रहे कि किस फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा प्राप्त होती है, तो तिल में। कह रहे कि मूंगफली से 48%, 48.2% औसत तेल की प्राप्ति है। सोयाबीन से 40%, सूरजमुखी से 42%, तिल से 52%। इस प्रकार तेल की जो सर्वाधिक मात्रा वाली फसल तिल है। कुसुम एक तिलहनी फसल है, किसका वैज्ञानिक नाम है, कुसुम एक तिलहनी फसल है, तो इसका कार्थेमस टिक्टोरियस। कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम कार्थेमस टिक्टोरियस है। कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम कार्थेमस टिक्टोरियस है। कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम कार्थेमस टिक्टोरियस है। कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम कार्थेमस टिक्टोरियस है। अब हम दलहन के बारे में पढ़ेंगे। कह रहे कि भारत में अधिकांश जनसंख्या की प्रोटीन प्राप्ति का सबसे प्रमुख साधन दालें हैं। भारत में जो अधिकांश जनसंख्या की प्रोटीन प्राप्ति का सबसे प्रमुख साधन दालें हैं। यहाँ पर रबी, खरीफ और जायद तीनों फसलों के अंतर्गत दाल की कृषि की जाती है। रबी, खरीफ, जायद तीनों फसलों के अंतर्गत दाल की कृषि की जाती है। भारत की प्रमुख दलहनी फसल चना, उड़द, मूंग, मटर, मसूर और अरहर है। भारत की प्रमुख दलहनी फसल चना, उड़द, मूंग, मटर, सरसों और अरहर है। दलहनी फसलों में हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है। दलहनी फसलों में हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है। कोबाल्ट राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। कोबाल्ट राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है तथा विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होता है। भारत में दालों का अत्यधिक उपभोग होने के कारण इनका अग्रणी उत्पादक होने के बावजूद इन्हें आयात करना पड़ता है। भारत दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों है। कुल दाल के उत्पादन में भारत के बाद म्यांमार का स्थान है। दाल के उत्पादन में भारत का मुख्य उत्पादक उपभोक्ता दोनों है। कुल दाल के उत्पादन में भारत के बाद म्यांमार का स्थान है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है।
इस संदर्भ में महाराष्ट्र राजस्थान दूसरा तीसरा है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान। भारत की दलहनी फसलों में अरहर का प्रमुख स्थान है। दलहनी फसल में अरहर का प्रमुख स्थान है। अरहर की फसल के लिए 20 अंश से 25 अंश सेल्सियस तापमान और 40 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा उपयुक्त मानी जाती है। अरहर की फसल के लिए 20 से 25 अंश सेल्सियस तापमान और 40 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा उपयुक्त मानी जाती है। इसकी फसल गंगा मैदान के जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र से लेकर प्रायद्वीप के काली मिट्टी तक क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसकी फसल गंगा मैदान के जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र से लेकर प्रायद्वीप के काली मिट्टी तक के क्षेत्रों में उगाई जाती है। त्रुटिपूर्ण अपवाह जल का अधिक जमाव पाला दलहन फसल के लिए हानिकारक है। अरहर की उत्पत्ति भारतवर्ष में हुई थी। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत में सर्वाधिक अरहर का उत्पादन महाराष्ट्र का है। इस संदर्भ में कर्नाटक का दूसरा और उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। मालवीय चमत्कार अरहर की एक प्रजाति है। जो मालवीय चमत्कार अरहर की एक प्रजाति है। अरहर की अन्य मुख्य करे की अरहर की प्रजाति है। तो अरहर यहाँ पे कह रहे हैं कि चना का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में अनुमानित है। फलीदार और दलहनी फसलों में संतुलित उर्वरक अनुपात NPK 0:1:1, 1:2:2 अथवा 1:2:3 होता है। उड़द उष्णकटिबंधीय जलवायु का फसल है। ये उत्तर भारत में खरीफ तथा दक्षिण भारत में रबी और खरीफ दोनों मौसम की फसल है। चलिए इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसे देखते हैं। कह रहे भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है कि उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जाती है, तो ये सही है। तो इसमें सही क्वेश्चन ढूंढ रहा है, तो इसका पहला ही सही। कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है, तो ये गलत है। पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है, रबी दालों का उत्पादन घटा है, तो ये गलत है। देखिए कह रहे हैं कि पहला का ए सही है। उड़द उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है। यह उत्तर भारत में खरीफ तथा दक्षिण भारत में रबी और खरीफ दोनों मौसम की फसल है। वर्ष 2016-17 में मूंग का उत्पादन कुल दलहन का 14.7% या अन्य वर्षों में भी इसी के आसपास रहता है। पिछले 3 दशकों में खरीफ फसलों के उत्पादन में मामूली न के बराबर वृद्धि हुई, जबकि रबी की दलहन फसल में लगभग 150% की वृद्धि हुई। तो इसलिए इसका केवल एक सही है, पहला का। दूसरा है कि निम्न से कौन एक देश की दलहनी फसलों का प्रमुख उत्पादक तथा उपभोक्ता है? तो भारत। विकल्पों में दलहनी फसल का मुख्य उत्पादक उपभोक्ता भारत है। 2015 के आंकड़ों के अनुसार कुल दाल के उत्पादन मात्रा के दृष्टि से भारत के बाद म्यांमार का स्थान आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत से निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद समांतर निर्यात नहीं किया जाता है? तो दालें। जो दाल है उसे निर्यात नहीं किया जाता। भारत में दालों का अत्यधिक उपभोग होने के कारण इनका अग्रणी उत्पादक होने के बावजूद इन्हें आयात करना पड़ता है। अतः दालें भारत से समांतर निर्यातित नहीं होती है, जबकि गेहूं, चावल और चीनी का समय समय पर निर्यात होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं। कारण है कि दालों की मांग की वरीयता है। उपर्युक्त के संदर्भ में से कौन सा एक सही है? तो कह रहा है कि AR दोनों सही आ रही की सही व्याख्या। भारत में दालों की कमी है परंतु यहाँ प्रोटीन के अन्य स्रोतों की कमी नहीं है। यहाँ दालों की कमी का कारण उसकी अधिक मांग का होना है, जबकि दालों के उत्पादन में भारत अग्रणी है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का स्पष्ट व्याख्या है। तो 4 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। दाल का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6 है कि फसल
का प्रकार जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है वो दालें हैं। दलहनी फसलों में हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? तो कह रहे कोबाल्ट। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट तत्व आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये नहीं है मूंगफली का चंद्रा, मसूर का पंत यल 406। जैसे कि आपने पंत जी 114 पढ़े होंगे चना का, यहीं पे मसूर का पंत यल 406। सरसों का बरुड़ा है। नीलम अरहर की प्रजाति नहीं बल्कि आम की प्रजाति है। नीलम आम की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण न करने वाली दलहनी फसल है। तो कह रहे कि चना, मटर, मूंग की फसलें वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, जबकि ये कहना भी गलत होगा कि राजमा फसल वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण एकदम नहीं करती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात एनपीके है। तो कह रहे 1:2:2 है। दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात 1:2:2 है। तो क्वेश्चन नंबर 11, अरहर का जन्म स्थान कहाँ है? तो कह रहे कि भारतवर्ष। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है किसका? तो मालवीय चमत्कार अरहर की एक प्रजाति है। अरहर की जो अन्य प्रजातियां हैं अमर, आजाद, बहार, मालवीय विकास, पारस आदि है। अमन, आजाद, बहार क्या है? अमर है ना कि अमन। अमर, आजाद, मालवीय विकास MA6, पारस क्या है? अमर, आजाद, बहार, मालवीय विकास, पारस। अमर, आजाद, बहार, मालवीय विकास, पारस और मालवीय चमत्कार, ये सब किसका है? तो अरहर की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? कह रहा है कि अरहर का बहार है। तो ये सही है। बहार अरहर की प्रजाति है। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है किसकी? तो अरहर की। अमर, आजाद, बहार। अमर, आजाद, बहार। अमर एक प्रसिद्ध प्रजाति है किसकी? अमर एक प्रसिद्ध प्रजाति है अरहर की। मटर की पत्ती विहीन जाति है तो अपर्णा। मटर की पत्ती विहीन जाति है तो अपर्णा। अपर्णा मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है। अपर्णा मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है। मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है अपर्णा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा वर्ष 2011-12 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो दालों का जो सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश था। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें कह रहे हैं कि सी सुमेलित नहीं है। सूर्या अलसी की प्रजाति नहीं है। सूर्या जो है अलसी की नहीं, और बाकी सबका सही। कह रहे बरुड़ा सरसों की है। सपना, अपर्णा ये मटर की है। और जो है कि कौशल किसकी है? तो मूंगफली की है। अब हम रेशम की बारे में पढ़ते हैं। केंद्रीय रेशम बोर्ड वर्ष 1948 में केंद्रीय रेशम बोर्ड वर्ष 1948 में संसद की एक अधिनियम द्वारा स्थापित वैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा प्रमुख रेशम उत्पादक देश है। जो भारत है चीन के बाद विश्व का दूसरा प्रमुख रेशम उत्पादक देश है। भारत में शहतूत, टसर, इरी और मूंगा प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। भारत में शहतूत, टसर, इरी एवं मूंगा प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। रेशम रसायन की भाषा में रेशम कीट के रूप में विख्यात इल्ली द्वारा निकाले जाने वाले एक प्रोटीन से बना होता है। ये रेशम कीट कुछ विशेष खाद्य और पौधों पर पलते हैं तथा अपने जीवन को बनाए रखने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में
कोषों का निर्माण करते हैं। रेशम कीट का जीवन चक्र 4 चरणों का होता है, जिसमें अंडा, इल्ली, प्यूपा, शलभ। अंडा, इल्ली, प्यूपा, शलभ। रेशम प्राप्त करने के लिए इसके जीवन चक्र में कोषों की चरण का अवरोध डाला जाता है, जिससे व्यावसायिक महत्व का अटूट तंतु निकाला जाता है तथा इसका इस्तेमाल वस्त्र की बुनाई में किया जाता है। केंद्रीय रेशम बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 में जारी आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है। इस दृष्टि में आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान है। वर्ष 2020-21 में कर्नाटक शहतूत मलबरी रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। यहाँ कुल शहतूत रेशम का 47.25% उत्पादित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020-21 में कर्नाटक ने देश के कुल कच्चे रेशम का लगभग 33.43% भाग उत्पादित किया है। कुल रेशम उत्पादन में आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान है, जो देश के कुल 24.93% कच्चा रेशम उत्पादित करता है। मूंगा रेशम असम राज्य में सर्वाधिक पैदा किया जाता है। यह राज्य देश के कुल मूंगा रेशम उत्पादन का 82.84% हिस्सा पैदा करता है। इरी रेशम का भी उत्पादन असम, बोडोलैंड सहित में सर्वाधिक होता है। असम बोडोलैंड सहित भारत के कुल इरी रेशम उत्पादन का 75.22% भाग उत्पादित करता है। टसर रेशम को ट्रॉपिकल टसर तथा ओक टसर के रूप में 2 भागों में विभक्त किया जाता है। ट्रॉपिकल टसर का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में एवं ओक टसर का सर्वाधिक उत्पादन मणिपुर में होता है, जबकि संपूर्ण टसर का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड राज्य में होता है। वन्य रेशम टसर इरी मूंगा का सर्वाधिक उत्पादन असम, बोडोलैंड सहित तत्पश्चात क्रमशः झारखंड, मेघालय राज्य में होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? तो कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? तो कह रहे हैं कि कर्नाटक। केंद्रीय रेशम बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार कर्नाटक शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। वर्ष 2020-21 में यहाँ कुल शहतूत रेशम का 47.25% उत्पादित किया गया है। कर्नाटक देश के कुल कच्चे रेशम का सर्वाधिक 33.43 भाग उत्पादित करता है। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से। क्वेश्चन नंबर 3 है, शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन युग्म सुमेलित है? तो क्या इरी रेशम, जो इरी रेशम है असम में है। शहतूत मलबरी रेशम कर्नाटक में, शहतूत या मलबरी, शहतूत मलबरी रेशम कर्नाटक में, टसर रेशम झारखंड में, इरी रेशम असम में, मूंगा रेशम असम में। इरी और मूंगा असम राज्य में अधिकतर पाया जाता है। इरी और मूंगा असम राज्य में, टसर झारखंड में, टसर झारखंड में और शहतूत रेशम कर्नाटक में, शहतूत कर्नाटक में, टसर झारखंड में, इरी और मूंगा असम में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? तो कह रहा है कि सी, पहला और तीसरा। भारत में कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या भारत में कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। और असम जो है इरी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। शहतूत रेशम कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। तो असम में। असम मूंगा रेशम का देश का 91.07% भाग पैदा करता है।
2021 में असम, मेघालय इसके प्रमुख उत्पादक हैं। मूंगा रेशम की ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है, वो असम में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1966 में ओक फ्लोरा की खोज ने भारतीय रेशम उत्पादन ने इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक ओक टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक है? तो करें मणिपुर। 1966 में ओक फ्लोरा की खोज ने भारतीय रेशम उत्पादन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। तो निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक ओक टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक है? तो मणिपुर। ओक टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक मणिपुर है। निम्न भारतीय राज्यों में से कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित करता है? तो कर्नाटक। कौन अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित करता है? तो कर्नाटक। भारत का अधिकतम सिल्क सूत उत्पादक राज्य कर्नाटक है, उसके बाद क्रमशः आंध्र प्रदेश, असम का स्थान आता है। बगानी फसलें या काफी कहवा? भारतीय काफी की गाथा 1600 ईस्वी में पौराणिक धार्मिक संत बाबा बुदान द्वारा कर्नाटक के बुदनगिरी के अपने आश्रम के आंगन में मोचा के 7 बीजों के रोपण से प्रारंभ हुई। 18वीं शताब्दी के दौरान काफी की वाणिज्यिक खेती प्रारंभ हुई। भारत में काफी पूर्वी पश्चिमी घाट के संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्र में छायादार पेड़ों के नीचे उपजाई जाती है। यह विश्व के 25 महत्वपूर्ण जैव विविधता के क्षेत्रों में से एक है। काफी न केवल इन क्षेत्र की अनोखी जैव विविधता को बनाए रखने के लिए सहायता प्रदान करता है, बल्कि सुदूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भी अपना योगदान देती है। चिकमंगलूर कोडाकू हासन इसका बता रहा है कि कर्नाटक में है उत्पादन में। इसको करें भारत में सर्वप्रथम कर्नाटक की चिकमंगलूर जिले में काफ़ी उगाया जाता था। भारत में कहवा की 2 किस्में अरेबिका और रोबोस्टा पैदा की जाती है। वर्ष 2020-21 में भारत में विश्व के कुल कॉफ़ी उत्पादन का मात्र 3.28% उत्पादन किया गया है, किंतु इसका स्वाद उत्तम होने के कारण इसकी मांग विदेशों से अधिक है। कहवा के लिए 15 से 18 अंश सेल्सियस औसत वार्षिक तापमान, 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। ढलवा पर्वतीय धरातल के एवं दोमट अथवा लाल निर्मित मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। देश में काफी सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। काफी का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना वर्ष 1984 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एवं स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। भारत सरकार ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सांविधिक अधिनियम काफी अधिनियम 1942 की धारा 27 के द्वारा काफी बोर्ड का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 है राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना वर्ष 1900 किसमें किया गया? तो 84 में। राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना वर्ष 1984 में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना वर्ष 1984 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है यद्यपि कॉफी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, तथापि इनकी कृषि के संबंध में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉफी के पौधों को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्णकटिबंधीय उपोष्ण दोनों क्षेत्रों की जाती है। कॉफी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, लेकिन चाय केवल डाली कलम के द्वारा प्रवर्धित की जाती है। कह रहे हैं कि 1 और 2 दोनों सही है। कॉफी के पौधों को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। कॉफी के पौधों को
उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जा सकती है। कॉफी का प्रवर्धन बीजों के द्वारा होता है, जबकि चाय का डाली कलम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है? सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है, तो क्वेश्चन का 3 का आंसर क्या होगा? डी। भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। 2021-22 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार यहाँ देश के कुल उत्पादक में 70.65% से अधिक कॉफी उत्पादित किया जाता है। उत्पादन में द्वितीय और तीसरे स्थान पर में क्रमशः केरल, तमिलनाडु है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है? तो कह रहा है कि कर्नाटक। भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। कहवा का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? तो कर्नाटक। 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है तो कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नांकित में से किसमें कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है? तो कर्नाटक। कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कौन सा सही है? तो कह रहा है ना तो एक सही है ना तो दो। कर्नाटक का चिकमंगलूर जिला शर्करा नहीं बल्कि कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वप्रथम कॉफी यहीं उगाई गई थी। कर्नाटक का मांड्या जिला कॉफी नहीं बल्कि शर्करा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो कह रहे हैं कि पुलनेज। भारतीय कॉफी बोर्ड के अनुसार कर्नाटक की चिकमंगलूर, कोडागु, कुर्ग एवं हासन जिले के, केरल के वायनाड, त्रावणकोर और नेल्लियाम्पथी क्षेत्र, तमिलनाडु के पुलनेज, नीलगिरी, सेवराय, अन्नामलाई क्षेत्र कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदन गिरी कर्नाटक में है, जहाँ भारत में सर्वप्रथम कॉफी के पौधे रोपित किए गए थे। अब हम चाय और रबर के बारे में पढ़ेंगे। करें कि चाय भारत की सबसे महत्वपूर्ण बागानी फसल है। यह दक्षिणी चीन के यूनान पठार का मूल पौधा है। चाय उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। चाय के पौधों के लिए 25° से 30° तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए 150 से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा तथा ढलान युक्त पहाड़ी आदर्श परिस्थितियां होती है। तो जो चाय है प्रमुख रूप से दक्षिणी चीन के यूनान पठार का मूल पौधा है। चाय उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। चाय के पौधों के लिए 25° से 30° तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा तथा ढलान युक्त पहाड़ी आदर्श परिस्थितियां होती हैं। भारत में चाय की दो प्रमुख किस्में बोहिया या चीनी, असामिका, असमी। चाय अधिनियम 1953 के अनुच्छेद 4 के प्रावधानों के अनुसार टी बोर्ड की स्थापना 1 अप्रैल 1954 को हुई थी। टी बोर्ड की स्थापना 1 अप्रैल 1954 को हुई थी। यह बोर्ड वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। 2021-22 में असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। इसके बाद क्रमशः पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक का स्थान है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में चाय उत्पादक शीर्ष 5 देश क्रमशः चीन, भारत, केन्या, श्रीलंका, वियतनाम है। 2021 के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 5 उत्पादक देश क्रमशः चीन, भारत, केन्या, श्रीलंका, तुर्की है। जबकि FAO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्पादन उपभोग दोनों के ही संदर्भ में चीन पहले, भारत दूसरे स्थान पर था। टी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2021 में विश्व में शीर्ष निर्यातक मात्रा देशों में केन्या, चीन और श्रीलंका है, भारत है। रबर के पौधों के लिए गर्म नम जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए 25 से 28 का मासिक औसत तापमान के लगभग 300 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य केरल है।
2012-13 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ देश के कुल रबर उत्पादन का लगभग 87.56% भाग उत्पादित किया जाता है। 2018-19 में केरल का रबर उत्पादन राष्ट्रीय हिस्सा घटकर 75 से 68% रह गया। एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड, कोल्लम केरल के प्रमुख रबर उत्पादक जिले हैं। जुलाई 2019 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 में भारत के प्राकृतिक रबर उत्पादन में शीर्ष राज्य में केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक, असम, तमिलनाडु है। FAO के अनुसार वर्ष 2021 में प्राकृतिक रबर उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान चौथा है। विश्व में प्राकृतिक रबर सर्वाधिक उत्पादन थाईलैंड में होता है। आइए इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्यों के रूप में जाने जाते हैं? तो केवल 3। भारत में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल चाय के प्रमुख उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक उपभोक्ता है। तो कह रहे प्रश्नकाल में भारत दाल और चाय दोनों के, भारत जो है कि चाय और दाल दोनों के उत्पादन उपभोग में अग्रणी था। लेकिन 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत चाय के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे क्रम पर आ गया, जबकि इसके उपभोग में प्रथम स्थान पर। वहीं दूसरी तरफ भारत दाल के उत्पादन उपभोग में प्रश्नकाल में वर्तमान तक अग्रणी स्थान पर बना हुआ है। तो इसे नए आंकड़े के अनुसार इसे आप सभी देखिएगा। बस ये देख लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष 2007-8 में विश्व में चाय के उत्पादन उपभोग में भारत का स्थान रहा था। तो प्रथम। 2007-8 में विश्व में चाय के उत्पादन उपभोग में भारत का स्थान प्रथम रहा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी नकदी फसल में अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त होता है? तो कह रहे चाय से। नकदी फसल में अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात प्राप्त होती है चाय से। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नांकित में कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? तो कह रहे कि असम। सबसे बड़ा चाय उत्पादक कौन है? तो असम। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है तो चाय। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत चाय में महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। तो कह रहे कि ये तो सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभिष्ट होगी? तो कह रहे चाय की। चाय की खेती के लिए 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा तथा ढलाव युक्त पहाड़ी आदर्श परिस्थितियां होती है। इन परिस्थितियों में चाय के पौधे तेजी से पनपते हैं। तो इस प्रकार 8 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ग्रीन गोल्ड किस्म किसकी है? तो चाय की। जो ग्रीन गोल्ड किस्म चाय की है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी के महत्वपूर्ण फसल है? तो गन्ना। वर्तमान में बराक घाटी में उपजाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल धान है, जबकि यहाँ पर उपजाई जाने वाली दूसरी महत्वपूर्ण फसल गन्ना है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य केरल है। क्वेश्चन नंबर 12 की निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो केरल। भारत में रबर सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य था केरल। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो कह रहे केरल। रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है केरल। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? तो कह रहे केरल। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित है? तो कह रहे कि डी। भारत का सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राज्य केरल है। केरल का रबड़ में सही सुमेल है। क्वेश्चन नंबर 17 में निम्नलिखित में कौन सा उद्दीपक फसल है? तो कह रहे कि चाय। उद्दीपक फसलों के अंतर्गत चाय, कॉफी, तंबाकू, अफीम, पोस्ता, धतूरा, भांग, सुपारी आदि आते हैं, जबकि गेहूं, रबी तथा मक्का, अरहर, खरीफ की फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहे कि इसमें 1 और 4 सही है।
चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है। इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय है। भारत में चाय बोर्ड की उत्पत्ति 1903 में भारतीय चाय उपकर विधेयक के पारित होने के बाद हुई थी, परंतु वर्तमान चाय बोर्ड की स्थापना 1 अप्रैल 1954 को चाय अधिनियम 1953 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। चाय बोर्ड के दुबई, यूएई और मॉस्को विदेशी कार्यालय थे। वर्तमान में केवल मॉस्को में विदेशी कार्यालय है। अन्य बागानी फसलें। बागान एवं बागानी फसल के अंतर्गत कृषि मंत्रालय के तहत नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोआ, काजू को रखा जाता है। बागान और बागानी फसल के अंतर्गत कृषि मंत्रालय के तहत नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोआ, काजू को रखा जाता है, जबकि वाणिज्यिक मंत्रालय के अनुसार इसके बागानी फसल के अंतर्गत चाय, कॉफी, रबर को रखा जाता है। अतः नारियल, ताड़, सुपारी, कोकोआ, काजू, चाय, कॉफी, रबड़ बागान अथवा बागानी फसलें हैं। भारत में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात में होता है। भारत में जो तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात में होता है। वर्ष 1920 के आंकड़े 2019 और 20 के आंकड़ों के अनुसार तंबाकू का 47.75 उत्पादन गुजरात से होता है। 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार भारत में अग्रणी तंबाकू उत्पादक राज्यों में गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में तंबाकू की कृषि करने वाले राज्य गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है। नारियल में शीर्ष 3 राज्यों में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल है। कर्नाटक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वैश्विक रूप से वर्ष 2021 में इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत नारियल के उत्पादन के दृष्टि से अग्रणी देश है। केरल में कई प्रकार की मसाला फसलों के उगाए जाने के कारण इसे मसालों का बागान कहा जाता है। 2021 के अनुसार 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार मसालों का अग्रणी उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। केरल प्राचीन काल से ही विश्व में गरम मसालों के संवर्धन के लिए प्रसिद्ध है। लौंग यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका है। लौंग एक प्रकार का मसाला है। इसका उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार लौंग का सर्वाधिक खेती क्रमशः तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह थे, जबकि वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार लौंग उत्पादन शीर्ष राज्य क्रमशः तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल है। सुपारी उत्पादन में भारत में 3 अग्रणी राज्य कर्नाटक, केरल, असम है। भारत में 3 अग्रणी काजू उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा है। काली मिर्च को काला सोना कहा जाता है। काली मिर्च के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा 1100 से 1300 मीटर तक की ऊंचाई के पहाड़ी ढलान तथा 15° से 30° तक वार्षिक ताप परिसर की आवश्यकता होती है। भारत में वर्ष 2021-22 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 3 मसाला उत्पादक राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात है। 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार 2020 में वियतनाम के बाद काली मिर्च के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। तीसरे स्थान पे ब्राजील, इंडोनेशिया है। तो इससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उसको बताते, थोड़ा पानी पी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत के किस राज्य में कहवा, रबर और तंबाकू सभी की कृषि की जाती है? कौन सा राज्य जिसमें कहवा, रबर, तंबाकू सभी की कृषि की जाती है? तो कर्नाटक। कहवा उत्पादन करने वाले राज्य में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पूर्वोत्तर के कुछ राज्य। रबर का उत्पादन केरल, तमिलनाडु, त्रिपुरा, कर्नाटक, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर अन्य कुछ राज्यों में होता है। तंबाकू का उत्पादन आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र कुछ अन्य राज्यों में होता है।
उपर्युक्त तथ्यों के अनुसार कर्नाटक तमिलनाडु में युक्त तीनों फसलों की कृषि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाले मुख्य शस्य है, तो कह रहे कि चाय, रबर, नारियल, कहवा। बागानी अथवा बागानी फसल के अंतर्गत कृषि मंत्रालय के अनुसार नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोआ, काजू को रखा जाता है। नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोआ, काजू को रखा जाता है, जबकि वाणिज्यिक मंत्रालय के अनुसार इसके बागान फसल अंतर्गत चाय, कॉफी, रबर को रखा जाता है। अतः नारियल, ताड़, सुपारी, कोकोआ, काजू, चाय, कॉफी और रबर बागान अथवा बागानी फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। तो इसमें बी सही है, पहला और तीसरा। चाय असम की मुख्य फसल है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है। भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश में। भारत में तंबाकू 1/3 से अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार, लेकिन वर्तमान जो है अग्रणी उत्पादक राज्य क्रमशः गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक है। 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार जो है कि गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के निम्न राज्यों में किसकी तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो केरल। निम्नलिखित राज्य कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कह रहे कि केरल। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित मसालों में से भारत किनका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कह रहे प्रश्नकाल के दौरान, लेकिन 2020-21 के अनुसार आंकड़ों के अनुसार वियतनाम के बाद काली मिर्च के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है तथा तीसरे स्थान पर ब्राजील, इंडोनेशिया है। वियतनाम, भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया है। भारत में किनका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कह रहे हैं कि प्रश्नकाल के दौरान काली मिर्च अग्रणी उत्पादक भारत है, जबकि इलायची अग्रणी उत्पादक ग्वाटेमाला, लौंग अग्रणी उत्पादक इंडोनेशिया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है, तो कह रहे उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि केरल राज्य विश्व भर में निम्न से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो कह रहे गरम मसाले। केरल प्राचीन काल से ही विश्व में गरम मसालों के संवर्धन के लिए प्रसिद्ध है। केरल प्राचीन काल से विश्व में गरम मसालों के संवर्धन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य केरल है। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य केरल है। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य केरल है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कह रहे केरल। इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल। क्वेश्चन नंबर 16 है, लौंग प्राप्त होता है? तो कह रहे पुष्पकली से। लौंग प्राप्त होता है किससे? तो कह रहे पुष्पकली से। लौंग यूजिनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका है। लौंग एक प्रकार का मसाला, इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। जो लौंग होता है वो प्राप्त होता है पुष्पकली से। क्वेश्चन नंबर 17 है, लौंग की खेती होती है? तो कह रहे कि आंकड़ों के अनुसार लौंग की खेती सर्वाधिक क्रमशः तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होती है। तो इसलिए पूछा गया प्रश्न गलत है। यदि प्रश्न यह होता है कि लौंग की खेती किस राज्य में नहीं होती तो उसका डी होता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत के एक क्षेत्र निम्नलिखित विशेषता है? तो कह रहे काली मिर्च की विशेषता है।
उष्ण आर्द्र जलवायु 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। जो काली मिर्च है उसके लिए उष्ण आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। 1100 से 1300 मीटर तक ऊंचाई के पहाड़ी ढाल। 15 अंश सेल्सियस से 30 अंश सेल्सियस तक वार्षिक ताप परिसर वाले क्षेत्र में काली मिर्च के उपजाए जाने की अधिक संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा मसाला भारत की काला सोना के रूप में जाना जाता है? काला सोना के रूप में जाना जाता है तो काली मिर्च को। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है तो गुजरात। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है गुजरात। प्रश्न काल के दौरान गुजरात सबसे बड़ा उत्पादक मसाला राज्य था, लेकिन 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार मसाला उत्पादक शीर्ष राज्य जो है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात है। 2021-22 थर्ड AE के आंकड़ों के अनुसार मसाला उत्पादक शीर्ष 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मसालों का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। लेकिन इससे नवीनतम आंकड़ों के अनुसार आप सभी लोग पढ़िएगा, क्योंकि बस ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसलिए इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 21 की निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? तो कह रहा है महाराष्ट्र। प्रमुख काजू उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है तो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कह रहे डी नहीं सही है। जूट पश्चिम बंगाल, चाय असम, गन्ना उत्तर प्रदेश, रबर केरल होना चाहिए। अब हम झूमिंग कृषि के बारे में पढ़ेंगे। झूम कृषि एक स्थानांतरित कृषि पद्धति है। यह कृषि पद्धति भारत में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में जनजातियों द्वारा अपनाया जाता है। झूम कृषि को असम में झूम, आंध्र प्रदेश पोडू तथा मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में बेबर, पोंडा, मासा नामों से जाना जाता है। झूम कृषि के अंतर्गत वनों जंगलों को काटकर या जलाकर कृषि योग्य भूमि का निर्माण किया जाता है। उस स्थान की उर्वरता समाप्त होने पर दूसरे स्थान पर यही प्रक्रिया पुनः अपनाई जाती है। झूम कृषि मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाती है। झूम खेती उत्तर पूर्वी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 1, झूमिंग अथवा पैड़ा पद्धति क्या है? तो कह रहे हैं कि जंगल काटकर सूखने को छोड़ना। झूम या एक स्थानांतरित कृषि पद्धति है जो जनजातियों द्वारा जंगल को साफ करके की जाती है। उस स्थान की उर्वरता समाप्त होने पर दूसरे स्थान पर यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। झूमिंग अथवा पैड़ा पद्धति क्या है? तो कह रहे हैं जंगल काटकर सूखने को छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, झूम क्या है? तो झूम कृषि की एक पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 3 है, झूम किसे कहते हैं? तो झूम खेती की पद्धति को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, झूमिंग सर्वाधिक व्यवहृत है? तो कह रहे हैं नागालैंड में। झूम खेती उत्तर पूर्वी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में काफी प्रचलित है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में अधिक प्रचलित है। असम के पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा झूम कृषि व्यवहृत है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चलवासी कृषि राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख जो है कि है तो कह रहे हैं कि असम और बिहार। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें मिलान करने के लिए दिया है, तो इसमें 6 का ए सही है। कह रहे पश्चिमी घाट में इसे कुमारी के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में किसके? तो वाल तोरो के नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में इसे झूम के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसे डाहिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कह रहे बी सुमेलित नहीं है। पोंडू उड़ीसा में है, पोनम केरल में, झूम असम में है। क्वेश्चन नंबर मासा जो है मासा या मसान मध्य प्रदेश के स्थानांतरित कृषि है, ना कि हिमाचल प्रदेश। अब हम विविध पढ़ेंगे कृषि का। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश में कुल उत्पादन लगभग 315.7 मिलियन टन तक अनुमानित है।
भारत में वर्ष 2021-22 के चतुर्थ अग्रिम अनुमानों के अनुसार चावल का उत्पादन 130.3 मिलियन टन, गेहूं का उत्पादन 106.8 मिलियन टन, मोटे अनाज का उत्पादन 50.9 मिलियन टन, दालों का उत्पादन 27.7 मिलियन टन रहा है। आंकड़ों के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में 17.77% की हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश में शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्य है। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश का 12.37%, दूसरा पंजाब कह रहे कि इस संदर्भ में मध्य प्रदेश का दूसरा, पंजाब तीसरा स्थान है और उत्तर प्रदेश का शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, इसके बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद पंजाब है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची में 21 अगस्त 1993 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक मिशन मोड अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। यह केंद्र केला के उत्पादन में वृद्धि के लिए फसल सुधार, फसल उत्पादन, फसल संरक्षण पर काम करता है। वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार भारत में केला के उत्पादन में 3 अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात है। मक्का का वनस्पति का नाम जिया मेज, यह एक प्रमुख खाद्य फसल है। इसकी विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों के प्रति अनुकूलता के कारण वर्ष भर बोया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर इसे अनाजों की रानी कहा जाता है। वैश्विक स्तर पर इसे अनाजों की रानी कहा जाता है। मक्का C4 पौधा है। मक्के का प्रयोग मंड पाउडर और डेक्सीट्रन, सायाटेक्स जैसे मंड उत्पादों के उत्पादन में होता है। इसके अलावा मक्के के तेल का प्रयोग जैव डीजल के उत्पादन के लिए किया जाता है। मक्के के प्रयोग में कई प्रकार के एल्कोहली पेय अथवा यार्न, विस्की और काऊ आदि भी तैयार किए जाते हैं। मक्का भारत में चावल, गेहूं के बाद उत्पादित उपभोग की जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। विभिन्न मौसमों और क्षेत्रों में मक्का की परिपक्वता अवधि प्राय 90 से लेकर 150 दिन तक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में मक्का की परिपक्वता अवधि 80 से 105 दिन के मध्य है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2020-21 में भारत मक्का के उत्पादन में 3 अग्रणी राज्य में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है। शक्तिमान 1-2 मक्का की आनुवांशिक परिवर्तित उच्च किस्में हैं। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय फ्रेडरिक विल्सन को दिया जाता है। 19वीं शताब्दी में भागीरथी घाटी में अस्थायी रूप से बसने वाले प्रथम गोरे व्यक्ति थे। उन्हें पहाड़ी और राजा हाफ हर्सिल के उपनाम दिए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, इसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार का है। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कुफरी चिप्सोना 2 है। चिप्सोना 3 मैदानी क्षेत्रों में, कुफरी हिम सोना पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है। आलू में लगने वाले प्रमुख रोग पछेता, झुलसा है। गंगा के आलू में लगने वाला प्रमुख रोग जो आलू है, आलू में लगने वाला प्रमुख रोग पछेता आलू में लगने वाले प्रमुख रोग पछेता, झुलसा है। गंगा के निचले मैदानों में जलवायु में उच्च तापमान के साथ आर्द्रता रहती है। इस प्रकार के जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए धान और जूट की फसलें सर्वाधिक उपयुक्त है। जूट एक खरीफ फसल है। इसे मार्च एवं मई माह तक की अवधि में बोया जाता है। जूट की खेती के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। कच्चा जूट एवं मेस्ता मुख्यतः वर्षाधीन स्थितियों में उपजाया जाता है, जबकि लगभग 21% जूट सिंचित स्थितियों में उपजाए जाते हैं। भारत में जूट की खेती मुख्यतः पूर्वी क्षेत्र में सीमित है। इसके अतिरिक्त सीमित मात्रा में पूर्वोत्तर राज्यों में भी जूट की खेती होती है। जूट मुख्यतः 9 राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश में उपजाया जाता है। मेस्ता की कृषि 13 राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में की जाती है। जूट काप दोमट मिट्टी में पैदा होती है। पश्चिम बंगाल भारत का सर्वप्रमुख जूट उत्पादक राज्य है।
इसके अतिरिक्त अन्य जूट उत्पादक राज्य बिहार, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश है। जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु कहते हैं। मेस्ता जूट की एक किस्म है जिसका उत्पादन पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश में होता है। वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत में पश्चिम बंगाल राज्य में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। इसके बाद क्रमशः असम, बिहार, मध्य प्रदेश का स्थान आता है। केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। इसे जाफरान भी कहते हैं। भारत के अतिरिक्त केसर के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक देश स्पेन, ईरान, ग्रीस, इटली है। वर्ष 2020-21 के अनुसार बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन क्रमशः राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में हुआ। हरित बाली रोग बाजरे में पाया जाता है। जो हरित बाली रोग है वो बाजरे में पाया जाता है। इसमें बाजरे की बालियों के स्थान पर टेढ़ी मेढ़ी हरी पत्तियां सी बन जाती है, जिससे बाली झाड़ू के समान दिखाई देती है और पौधे बौने रह जाते हैं। प्याज की खेती के लिए पहले बीज डालकर छोटे छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं, बाद में इन्हीं पौधों का प्रतिरोपण कर दिया जाता है। वर्ष 2021-22 के अनुसार प्याज उत्पादन में भारत के शीर्ष 3 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक हैं। वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है। इसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार भारत में आम का उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु का स्थान है। आम के बीज रहित प्रजाति सिंधु है। जो आम के बीज रहित प्रजाति वो क्या है तो सिंधु है। यह विश्व की एकमात्र बीज रहित प्रजाति है। आम की बीज रहित प्रजाति सिंधु है। यह विश्व की एकमात्र बीज रहित प्रजाति है। आम की आम्रपाली किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा वर्ष 1971 में दशहरी और नीलम विकसित की गई। आम की नियमित फसल वाली जो है कि बेंगलोरा, नीलम, आम्रपाली, दशहरी 51, दशहरी चौसा, लंगड़ा आम की नियमित फसल वाली प्रजाति ललित और बनारसी अमरूद की उन्नत किस्में हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च फॉर नॉर्थ प्लेस, लखनऊ में अमरूद की किस्में को विकसित किया गया। वाणिज्यिक उत्पादन के लिए संस्तुति की गई। आंवला के फल औषधि गुणों से युक्त होते हैं। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कंचन किशड़ा बनारसी इसकी उन्नत किस्में हैं। मोटे अनाज तथा चावल अधिकांशतः निर्यात मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा किए जाते हैं। अदरक का तना भूमिगत होता है और खाद्य का संग्रहण करता है। वह प्रकंद कहलाता है। अनाज के दानों का उत्पाद ओट मील है। सामान्यतः लोगों के भोजन पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मड़ुआ कोदा का निर्यात जापान को किया जा रहा है। मड़ुआ से बनी खाद्य सामग्री की विदेशों में बड़ी मांग है। इसका प्रयोग बच्चों के लिए स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद बनाने में किया जाता है। लोबिया, मूंग, अरहर तीनों फसलों का प्रयोग खाद्य चारा दलहन के रूप में होता है। 1 हेक्टेयर भूमि में अरहर की खाद का प्रयोग करने से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। 1 हेक्टेयर भूमि में अरहर की खाद का प्रयोग करने से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की प्राप्त होती है। मूंगफली, तिल, बाजरा की कृषि शुष्क कृषि क्षेत्रों में की जाती है। इन फसलों की सिंचाई लगभग पूर्णतया वर्षा पर निर्भर रहती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य धारणीय रीति से देश के चुनिंदा जिलों में कृषिगत जमीनों में बढ़ोतरी, उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। ये फसलें चावल, गेहूं और दलहन है। इनके अतिरिक्त हाल ही में बाजरा, चारे वाली फसलों को भी इसमें शामिल किया गया है। ग्वार का अधिकतर उपयोग जानवरों के चारों के रूप में होता है। फिर कह रहे ग्वार, इसमें देखिए यहाँ से देखते हैं। 1 हेक्टेयर भूमि में अरहर की खाद का प्रयोग करने में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। मूंगफली और तिल, बाजरा की कृषि शुष्क कृषि क्षेत्रों में की जाती है। इन फसलों की सिंचाई लगभग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर रहती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य धारणीय रीति से देश में कुछ चुनिंदा जिलों में कृषिगत जमीन में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। ये फसलें चावल, गेहूं और दलहन है।
इनके अतिरिक्त हाल ही में बाजरा और चारे वाली फसलों को भी इसमें शामिल किया गया है। ग्वार का अधिकतम उपयोग जानवरों के चारे के रूप में होता है। ग्वार का अधिकतम उपयोग है जानवरों की चारों के रूप में होता है। साथ ही ग्वार की फली की सब्जी भी बनाई जाती है। विश्व में ग्वार उत्पादन का लगभग 80% भारत और पाकिस्तान में होता है। ग्वार उत्पादन का लगभग 80% भारत एवं पाकिस्तान में होता है। सेल गैस के निष्कर्षण में ग्वार गोद के महत्व के साबित होने के बाद हाल ही में इनकी मांग में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई। ग्वार गोद को ग्वार के बीजों से निकाला जाता है। हॉरिजॉन्टल फ्रैंकिंग नामक एक नई प्रौद्योगिकी द्वारा सेल गैस के निष्कर्षण में ग्वार का कोई विकल्प नहीं है। 2020 के आंकड़ों के अनुसार 19-20 में कुल मत्स्य उत्पादक अग्रणी राज्य क्रमशः आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में ताजे जल की मछली का उत्पादन सर्वाधिक है। समुद्री मछली के उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। अरुणाचल प्रदेश में उत्तर पूर्वी भारत में एक प्रमुख पर्यटक क्षेत्र है के रूप में उभर रहा है। यहाँ वनस्पति जात तथा प्राणी जात की समृद्ध व्यापक जैव विविधता पाई जाती है। यह अपने लहलाते हरे वनों और विविधतापूर्ण वन्यजीवों, गहरी नदी घाटियों और सुंदर पठारों के लिए प्रसिद्ध है। इसे प्रकृति का गुप्त खजाना ऑर्किड की विविध किस्मों का घर माना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जलवायु की सुलभता के कारण न्यूनतम लागत से ऑर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है, जिससे वह इस क्षेत्र में निर्यातोन्मुखी उद्योग विकसित कर सकता है। भारत में स्वास्थ्य के अनुकूल, पर्यावरण के अनुरूप खेती करते हुए सिक्किम ने भारत का पहला जैविक राज्य होने का दर्जा प्राप्त कर लिया। उल्लेखनीय है कि पूर्ण रूप से जैविक खादों पर आधारित फसल पैदा करना, या अन्य शब्दों में बिना कीटनाशकों या रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हुए फसल पैदा करना जैविक खेती कहलाता है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1972 में नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन ई बोरलॉग के नाम पर किया जाता है। अब इससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसे देखते हैं। नंबर 1 है, प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग है तो नीला। प्रजनक बीज, यह बीज उत्पादन का मूल स्रोत होता है। यह अनुसंधान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार किया जाता है। इसके थैले पर सुनहरा पीला रंग का टैग लगाया जाता है। जो प्रजनक बीज है उस पर सुनहरा पीला रंग का टैग लगाया जाता है प्रजनक बीज पे। आधार बीज पर प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में प्रजनक बीज के से आधार बीज तैयार किया जाता है। इस पर सफ़ेद रंग का टैग लगाया जाता है। आधार बीज, प्रमाणित बीज इसे आधार बीज से उत्पादित किया जाता है। निर्धारित मानकों पर उपयुक्त होने पर प्रमाणीकरण संस्था इसे जारी करती है। इसके थैले पर नीले रंग का टैग लगाया जाता है प्रमाणित बीज। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में निम्न से किस फसल का जोत का क्षेत्र 1980-81 से 2011-12 तक निरंतर गिर रहा था? तो क्या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यों और उनकी महत्वपूर्ण फसलों के निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित कह रहा है? सी, केरल टैपियोका और पश्चिम बंगाल पटसन और गुजरात मूंगफली सुमेलित है। मूंगफली गुजरात, पश्चिम बंगाल क्या है? पटसन और केरल टैपियोका। सी सही है। गुजरात में कपास का प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित युग्मों कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कह रहे सी नहीं सही। आलू उत्तर प्रदेश, नारियल केरल में और तंबाकू आंध्र प्रदेश में है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में है। फिर इसके बाद जो है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों से किसमें वर्ष 2013 में आलू का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है त्रिची में। क्वेश्चन नंबर 7 है, इस मैप को देखिए। प्रदत्त निर्देशों के अनुसार धान्य तेल सस्य का उत्पादक क्षेत्र है तो 4। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में नीचे दिए गए खाद्यान्नों का उनके उत्पादन मिलियन टन का सही ह्रासमान क्रम कौन सा है? तो कह रहे हैं कि चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें। चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें। चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें।
क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, तो कह रहे उत्तर प्रदेश। भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, तो उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक, दुग्ध के उत्पादों में प्रथम स्थान पर है, तो कह रहे गुजरात। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें मिलान करने के लिए दिया सही है, तो कह रहे ए सही है। कपास गुजरात में है और जो है कि चना जो है कि क्या है, पहला इसमें मिलान करने के लिए दिया है, तो कह रहे कि दूसरा का ये गुजरात कपास में है और चना मध्य प्रदेश में है और काली मिर्च जो है, काली मिर्च का केरल है और अनास इसमें जो है कि देखो 4 का सी है, केरल काली मिर्च और अनास जो है कि पश्चिम बंगाल है। तो इस प्रकार से फिर से देखिए, कपास गुजरात, चना मध्य प्रदेश, काली मिर्च केरल, अनास पश्चिम बंगाल है। तो 11 का ए सही है। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कह रहे बी सुमेलित नहीं है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। इसके बाद क्रमशः पश्चिम बंगाल, बिहार का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 13 मैच करने के लिए दिया है, तो कह रहे हैं कि इसमें गोलक सलभ जो है कि चावल, फसल और फसल नाशक जीव है। गोलक सलभ जो है कि कह रहे हैं कि इसमें इसका जो है कि सी सही है, तो दूसरा का ए होगा, दूसरा का ए। घुंडी मतकुड़ चावल और पहला का बी है, गेहूं का एफिड और 4 का सी है, गन्ना का शीर्ष रोह बेधक सलभ और फिर इसके बाद 5 का डी है, तो चना का गोलक सलभ। तो इसको 1-2 बार याद करेंगे तभी याद हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सूची 1-2 में मिलान करने के लिए दिया गया है, तो इसका बी सही है। गन्ना में रेड रॉड नामक बीमारी लगती है। जो गन्ना है उसमें रेड रॉड नामक बीमारी का नाम रेड रॉड है। गन्ना का रेड रॉड, धान का खैरा, अरहर का उकठा या बिल्ट, आलू का झुलसा है। गन्ना का रेड रॉड, धान का खैरा, अरहर का उकठा, बिल्ट, आलू का झुलसा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, करे ए। हरित बाली रोग बाजरे में पाया जाता है। इसमें बाजरे की बालियों के स्थान में टेढ़ी मेढ़ी हरी पत्तियां भी बन जाती, जिससे पूर्ण बाली झाड़ू के समान दिखाई देती और पौधे बने रह जाते हैं। तो इसमें कह रहे कि कौन सुमेलित नहीं है, तो ए सुमेलित नहीं है। हरित बाली रोग बाजरे में लगती है। हरित बाली रोग बाजरे में लगती है। हरित बाली बाजरे में, अरगट बाजरा में और बुकनी मटर, उकठा चना। कौन सही सुमेलित नहीं, तो इसका ए सही नहीं है। तो फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, गन्ना, चुकंदर, स्लिट की चना, अरहर की के अंतर्गत आते हैं। तो कह रहा है कि इसमें थोड़ा से ब्लर दे दिया है। गन्ना, चुकंदर, स्वीट की पी, चना, अरहर और फ्रैक्सिन के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। तो 2021 के आंकड़ों के अनुसार गन्ना के उत्पादन में जो है कि दूसरा स्थान ब्राज़ील का है। दूसरा कह रहे कि प्रथम ब्राज़ील का, दूसरा क्या है, गन्ना के उत्पादन में दूसरा है। कहवा के उत्पादन में 9वां, प्रथम ब्राज़ील है। द्वितीय वियतनाम में। तंबाकू के उत्पादन में दूसरा स्थान है। तिलहन के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। 2018 क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत में वर्ष 2011-12 में खाद्यान्नों का अनुमानित उत्पादन है। तो कह रहे हैं कि 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन 315.7 मिलियन टन के स्तर पर अनुमानित है। क्वेश्चन नंबर 19 से निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है, कह रहे डी। दोनों में से कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह इसका बी सही, दूसरा और तीसरा।
जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है। भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्रों में सीमित है। तो दूसरा तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है। तो पश्चिम बंगाल। भारत में जूट उद्योग प्रमुख केंद्रित है। जूट उद्योग, तो इसका जो है कि जूट उद्योग पश्चिम बंगाल में है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 से, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के बाद बिहार। क्वेश्चन नंबर 25 से, निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाली फसलों से संबंधित है। तो कह रहे हैं कि कपास, जूट, सनई। कपास, जूट, सनई जो है कि रेशे वाली, कपास, जूट, सनई, ये समूह रेशे वाली फसलों से संबंधित है। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है मक्का। मक्का जो है कि वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मक्के की खेती की जा सकती है वर्ष भर। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। कह रहे तीनों सही है। मक्के का प्रयोग मंड के उत्पादन और के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मक्के से निष्कासित तेल जैव डीजल के लिए फीडस्टॉक हो सकता है। मक्के का प्रयोग एल्कोहली पेय उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मक्का की फसल पकने की अवधि है। मक्का की फसल की जो पकने की अवधि है 110 दिन। विभिन्न मौसमों और क्षेत्रों में इस फसल की परिपक्वता अवधि प्रायः 90 दिन से लेकर 150 दिन तक है। शीतकालीन मौसम में उगाई जाने वाली प्रजातियां अधिक समय लेती है, जबकि बसंत ग्रीष्म काल में उगाई जाने वाली प्रजातियां कम समय लेती है। खरीफ की फसल कम समय लेती है, जबकि रबी की दौरान उगाई जाने वाली मक्का की फसल अधिक समय लेती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन C4 पौधा है। तो कह रहा मक्का। मक्का जो है कि C4 पौधा है। क्वेश्चन नंबर 31 का कह रहे कि निम्नलिखित राज्य में उनके मक्के के उत्पादन में अवरोही क्रम में है। तो कह रहे कि पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार। क्वेश्चन नंबर 32, शक्तिमान 1-2 आनुवांशिक परिवर्तित फसल है। तो मक्के की। क्वेश्चन नंबर 33 से, केसर के वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन निम्न से किस राज्य में होता है। तो कह रहे जम्मू कश्मीर। केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है, इसे जाफरान भी कहते हैं। केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है, इसे जाफरान भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कश्मीर में। भारत में केसर की सबसे अधिक मात्रा कश्मीर घाटी में उत्पन्न की जाती है। भारत के अतिरिक्त केसर के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक देश स्पेन, ईरान, ग्रीस, इटली है। क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें मिलान करने के लिए दिया है। तो कह रहे कि ये सही है। इसको देख लेते हैं। कह रहे कि जौ जो है कि ठंडी जलवायु तथा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा है। ठंडी जलवायु, अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा वाली फसल जौ है। चावल तप्त नम जलवायु तथा उपजाऊ मृदा वाली है। मिलेट तप्त और शुष्क जलवायु तथा अल्प उपजाऊ मृदा। चाय गर्म और नम जलवायु तथा उच्च तुंगता वाली है। क्वेश्चन नंबर 36 को इसमें मिलान करने के लिए दिया है। तो कह रहे डी सही है। कपास हेतु 20 से 25 सेंटीग्रेड तापमान तथा 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। पटसन के लिए 150 से 1500 मिलीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है तथा 27 सेंटीग्रेड औसत तापमान की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है। तो प्याज की खेती के लिए पहले बीज डालकर पौधे तैयार किए जाते हैं, बाद में इन्हीं पौधों का प्रतिरोपण कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है। तो धान, मक्का, गेहूँ। धान, मक्का, गेहूं को पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 से, भागीरथी घाटी में राजमा आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो विल्सन को। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती में प्रारंभ करने का श्रेय फ्रेडरिक विल्सन को दिया जाता है। 19वीं शताब्दी में भागीरथी घाटी में अस्थायी रूप से बसने वाले प्रथम गोरे व्यक्ति थे। उन्हें पहाड़ी एवं राजमा हाफ हर्सल के उपनाम दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 40 है, इसमें मिलान करने के लिए दिया है। तो इसमें कह रहे हैं कि कॉफ़ी बोर्ड मंगलुरु, कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है, बंगलुरु। रबर बोर्ड कोट्टायम,
चाय बोर्ड कोलकाता, तंबाकू बोर्ड गुंटूर, कॉफी बोर्ड बंगलुरु, रबर बोर्ड कोट्टायम, चाय बोर्ड कोलकाता, तंबाकू बोर्ड गुंटूर में संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41 से सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चीन है। आम की बीज रहित प्रजाति है सिंधु। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन सी आम की किस्म दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है? तो इसका सही आंसर होगा तो आम्रपाली। क्वेश्चन नंबर 45 है कि ललित जिसकी उन्नत किस्म वह है अमरूद की। क्वेश्चन नंबर 46 है, आम की निम्न प्रजातियों में से कौन नियमित फसल वाली प्रजाति है? तो कह रहे हैं कोई नहीं। दिए गए विकल्प में दशहरी 1 चौसा और लंगड़ा नियमित फसल वाली प्रजाति नहीं है। दशहरी 51 नियमित फसल वाली प्रजाति, जबकि विकल्प में दशहरी 1 दिया है। तो इसलिए नियमित फसल वाली अन्य प्रजातियां, जो आम की नियमित फसल वाली अन्य प्रजातियां बेंगालोरा, तोतापुरी, नीलम, आम्रपाली आदि है। तो इसमें कह रहे कि नियमित फसल वाली प्रजाति है, आम की नियमित फसल वाली अन्य प्रजातियां बेंगालोरा, नीलम, आम्रपाली आदि है। क्वेश्चन नंबर 47 से कंचन एक उन्नत किस्म है आंवला का। कंचन एक उन्नत किस्म है किसका? तो आंवला का। आंवले के फल औषधीय गुणों से युक्त होते हैं, इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कंचन, कृष्णा, बनारसी आदि इसकी उन्नत किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 48, गंगा वाराणसी एक प्रजाति है। गंगा वाराणसी किसकी प्रजाति है? तो इसका आंसर नहीं दिया इसमें। कह रहे कि अमरूद की प्रजाति बनारसी है और इसमें ब्लर है तो इसको छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें मैं कौन सुमेलित नहीं, तो बीज सुमेलित नहीं है। तो कह रहे शुष्क सम्राट धान की एक प्रजाति है। शुष्क सम्राट धान की प्रजाति, इसका प्रयोग मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ राज्यों में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में होता है। तो इसका बीज सुमेलित नहीं है। धान गोविंद है, अरहर का पारस है, मटर का प्रकाश है। शुष्क सम्राट धान की ही प्रजाति है। शुष्क सम्राट गोविंद धान की है, पारस अरहर की और प्रकाश मटर की है। किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है? तो केले का अधिकतम उत्पादन तमिलनाडु में होता है। गुजरात निम्न फसलों में से किस एक के मुख्य उत्पादकों में से एक है? तो कह रहे हैं बाजरा। गुजरात निम्न फसलों में से किस एक के मुख्य फसलों में से? तो कह रहे हैं कि बाजरा। क्वेश्चन नंबर 52 इसे मैच करने के लिए दिया है। तो मूंगफली आंध्र प्रदेश में, सरसों राजस्थान में, सोयाबीन मध्य प्रदेश में, नारियल केरल में। क्वेश्चन नंबर 53 है, इसे मैच करने के लिए दिया है। तो इसमें ए सही है। कह रहे कि जो जूट है पश्चिम बंगाल में है और असम में चाय, और जो है कि केरल में जो है कि रबर, और उत्तर प्रदेश में गन्ना है। जूट पश्चिम बंगाल में है और इसके बाद गन्ना उत्तर प्रदेश में है, और जो है कि रबर केरल में है, चाय असम में है। तो ये सही है। जूट पश्चिम बंगाल, चाय असम में, रबर केरल, गन्ना उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 54 है, बोरलाग पुरस्कार निम्न से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र को दिया जाता है? तो कह रहे हैं कि कृषि विज्ञान के अंतर्गत दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1972 में नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलाग के नाम पर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 की प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है कुफरी चिप्सोना 2। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है कुफरी चिप्सोना 2। क्वेश्चन नंबर 56 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य धारणीय रीति से देश के चुनिंदा जिलों में खेतीगत जमीनों में बढ़ोतरी, उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। ये फसलें कौन कौन सी है? तो कह रहे केवल चावल, गेहूं और दलहन। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है? तो कह रहे मोटे अनाज तथा चावल। कौन सी फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक है? तो कह रहे हैं कि मोटे अनाज तथा चावल। मोटे अनाज तथा चावल अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद का
संग्रह करता है कहलाता है प्रकंद। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद का संग्रह करता है प्रकंद कहलाता है। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है, खाद का संग्रहण करता है, वह प्रकंद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन अनाज के दानों का उत्पाद है? तो कह रहे कि ओटमील। अनाज के दानों का उत्पाद ओटमील है। सामान्यतः इसे लोगों के भोजन और पशु के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, उत्तराखंड में उगाए जाने वाला अनाज मंडुआ कोदा का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है? तो जापान को। उत्तराखंड में उगाए जाने वाला अनाज मंडुआ कोदा का निर्यात जापान को किया जाता है। मंडुआ से बनी खाद्य सामग्री की विदेश में बड़ी मांग है। इसका प्रयोग बच्चों के लिए स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा डी 1, 2, 3। मूंगफली, तिल, बाजरा। मूंगफली, तिल, बाजरा कृषि शुष्क कृषि क्षेत्रों में की जाती है। इन फसलों की सिंचाई लगभग पूर्णतया वर्षा पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन सा दलहन चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग होता है? तो कह रहे हैं कि लोबिया, मूंग और अरहर। लोबिया, मूंग, अरहर इन तीनों फसलों का प्रयोग खाद, चारा एवं दलहन के रूप में होता है। 1 हेक्टेयर भूमि में अरहर की हरी खाद का प्रयोग करने से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। तो इसे लोबिया, मूंग, अरहर, लेकिन इसमें लोबिया और मूंग है और जो है कि लोक सेवायोग माना था, लेकिन जो है कि इसमें तीनों हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ऐसी सर्वोपयुक्त जलवायु विषयक परिस्थितियाँ उपलब्ध है जिनमें न्यूनतम लागत से आर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है और वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है? तो कह रहा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जलवायु की सुलभता के कारण न्यूनतम लागत से आर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है, जिससे वह इस क्षेत्र में निर्यातोन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ? तो कह रहे सिक्किम। कौन सा जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ? तो सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 65, एक भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया? तो सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित विशेषता भारत की एक राज्य की विशेषता है? तो कह रहे गुजरात के। उसका उत्तरी भाग शुष्क अर्धशुष्क, इसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। तो गुजरात राज्य का उत्तरी भाग शुष्क अर्धशुष्क है तथा उसके मध्य भाग में कपास की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। यह खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में ग्वार क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कह रहे बी। इसके बीजों से निर्मित गोंद सेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही है? तो कह रहे हैं कि ए सही है लेकिन आर गलत है। भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। कह रहे कि प्रश्नकाल के दौरान सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। पश्चिम बंगाल में ताजे जल की मछली का उत्पादन सर्वाधिक था। यहाँ कुल मछली उत्पादन 90% हिस्सा अंतःस्थलीय जलीय क्षेत्र से प्राप्त होता है। यहाँ सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग का उतना विकास नहीं हो पाया जितना अन्य तटीय प्रदेशों में हुआ है। 2020 के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में कुल मछली उत्पादन में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात है। आंध्र प्रदेश में ताजे जल की मछली का उत्पादन सर्वाधिक है। समुद्री मछली के उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। समुद्री मछली के उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित राज्यों के मत्स्य उत्पादन का सही और वही क्रम है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। 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 क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कह रहे हैं कि कपास के रेशे की लंबाई 1 से 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कह रहे हैं कि अलसी तिलहनी फसल साल भर उगाई जा सकती है।
अलसी तिलहनी फसल साल भर उगाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कह रहे हैं कि इसमें ए डी दोनों कथन सही नहीं है, तो इसलिए विकल्प नहीं किया जा सकता है चुनाव। चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, तो ये सही नहीं है। कह रहे कि इसको समझते रहिए क्वेश्चन कैसे आता है, लेकिन नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 73 के निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कह रहे हैं कि डी सही नहीं है। डॉक्टर बी.पी. पाल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के प्रथम महानिदेशक थे। चावल उत्पादन में भारत में विश्व का दूसरा स्थान है। सोयाबीन के बीज में 20% तेल और 40% प्रोटीन होता है। तो इस प्रकार से जो है कि डी सही नहीं है। असम में धान जून जुलाई में बोया जाता है, नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो है कि सही नहीं, उसको देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें ए डी दोनों सही नहीं है। तो कौशल धान की नहीं बल्कि मूंगफली का प्रजाति दलहनों में अधिकतम उत्पादन राजस्थान से नहीं बल्कि मध्य प्रदेश है, तो इसलिए इस प्रश्न उत्तर डी को माना जा सकता है। इसमें भी कह रहे कि विचार कीजिए कौन सा सही सुमेलित है। तो कह रहे कि कोई सही सुमेलित नहीं है। तो इस आगे देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 77 है, विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान 15% है। इंडियन हार्टिकल्चर डेटाबेस 2014 के अनुसार भारत विश्व के फल उत्पादन में 13.6% हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि 20.9% हिस्सेदारी के साथ चीन प्रथम स्थान पर था। वर्ष 2014 में विश्व फल उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 13.6% है। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर दिए गए विकल्प में से अभिष्ट विकल्प का चयन करना कठिन है, तो इसलिए जो है कि विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान 15% है। भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा फल उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत सरकार की कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत विश्व में किन फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कह रहा है कि डी दूसरा और चौथा आम और पपीता। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्न में से नगदी फसल कौन सी नहीं है? तो नगदी फसल ज्वार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 मिलान करने के लिए दिया है, तो कह रहे बी। 4 का ए है, सूरजमुखी सभी मौसम में। 2 का बी, कह रहे कि जायद गर्मी जो है कि खरबूजा, और जो है कि 1 का सी, तो खरीफ वर्षा कपास। 2 का डी है, जायद गर्मी अलसी। तो 80 का बी सही है। 81 में कह रहे कौन सी कृषि जल संरक्षण की सहायता कर सकती है? तो कह रहे कि तीनों सही, 1, 2, 3। शून्य जुताई खेती करने का वह तरीका जिसमें भूमि को बिना जोते ही बार बार कई वर्षों तक फसल उगाई जाती है। इसके कारण भूमि में नमी बनी रहती है। खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग एवं फसल अवशेष को खेत में रहने देने के कारण है कि भूमि में नमी की वृद्धि होती है। इस प्रकार तीनों फसल की पद्धतियाँ कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में ये है कि कह रहे हैं कि जूट पश्चिम बंगाल है, चाय असम में है, गन्ना उत्तर प्रदेश में, रबर केरल में है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो कह रहा डी नहीं है। मक्का उत्तर प्रदेश और जूट पश्चिम बंगाल, सोयाबीन मध्य प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में सोयाबीन का अत्यल्प उत्पादन होता है, तो जबकि शेष विकल्प दिए गए फसलों का अधिक उत्पादन करने वाला राज्यों में सुमेलित है। डी सुमेलित नहीं है। मक्का उत्तर प्रदेश, जूट पश्चिम बंगाल, सोयाबीन मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 84, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फलों में की किस्म है? करें अंगूर की। गुलाबी, काली चंपा, सुल्ताना, अनाव, ईसाही आदि अंगूर की प्रजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कह रहे बी। बथुआ का वनस्पति का नाम चिनोपोडियम एल्बम है। यह प्रायः गेहूं, मटर, सरसों आदि की फसलों में खरपतवार के रूप में उगता है।
इसके हरे पत्तों का उपयोग सब्जियों के रूप में भी होता है। ये धान की फसल में नहीं उगता है। क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है कि डी, सरसों का बरुड़ा है, मटर का रचना है और अलसी का नीलम है। अलसी का, जो कि नीलम आम का भी था, चना का राधे है। ये कौन सा सुमेलित नहीं है? और राधे जो है कि चना का है और नीलम आम का, लेकिन यहाँ पे जो है कि और अलसी का भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 87, मक्का, आलू, चना, गन्ना, पेड़ी की मूंग फसल चक्र उदाहरण है? तो करें 3 वर्षीय। नाबी एमजी है? तो कह रहे हैं कि गेहूं की एक किस्म है। नाबी एमजी गेहूं की एक किस्म है। यह रंगीन गेहूं है। नाबी द्वारा विकसित रंगीन गेहूं 3 रंगों काला, नीला, बैंगनी में उपलब्ध है, जिसे नाबी एमजी किस्म के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन है? 2,4-D प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं? तो सी, काबुली चना किल्ले निकालना, मक्का का नर मंजरी निकालना, मक्का का नर मंजरी निकलना, मूंगफली का खोटी बनना, तंबाकू का शीर्ष कर्तन। सी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91, भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान है? तो 85%। मेथा तेल के उत्पादन में मेथा तेल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कितना है? तो 85% योगदान है। क्वेश्चन नंबर 92, इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कह रहे हैं कि ए, सही सुमेलित नहीं है। सरसों में सफेद गेरुई रोग, सफेद गेरुई सरसों में, कंठुआ रोग बाजरा में, टीका रोग मूंगफली में, टीका मूंगफली में, उकठा गन्ना में होगा, धान में नहीं। सफेद गेरुई सरसों में, कड़ुआ मंजरा में, टीका मूंगफली में। उकठा इसका नहीं है, धान का नहीं होगा, दूसरे का होगा। सफेद गेरुई जो है कि सरसों का, कंडुआ बाजरा का, टीका मूंगफली का है। क्वेश्चन नंबर 93 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कह रहे सी सही नहीं है। कह रहे कि गेरुई में गेहूं में पाया जाने वाला रोग है, गेरुई गेहूं में पाया जाने वाला रोग है, लेकिन सफेद गेरुई सरसों में, अब केवल गेरुई तो गेहूं में पाया जाने रोग है। अगैती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है, अगैती झुलसा रोग आलू में पाया जाने वाला रोग है। खैरा रोग धान में पाया जाने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 94, फसल और उसके सर्व फसल उत्पादक राज्य के निम्नलिखित विवरण कौन सा सही नहीं है? तो सी सही नहीं है। चावल पश्चिम बंगाल में है, गेहूं उत्तर प्रदेश में है और तो सी सुमेलित नहीं है। इसका जो है कि इनमें से कह रहे कि फसल और उसके सर्व फसल उत्पादक राज्यों में कौन सा सही नहीं है? तो कह रहे सी सही उत्तर था, लेकिन 2021-22 के अनुसार विकल्प डी सही उत्तर होगा, डी सही होगा। क्योंकि आंकड़ा बदलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? तो कह रहे केरल में। क्वेश्चन नंबर 96, भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? तो कह रहे बी, दूसरा और तीसरा। एनपीओपी क्रियान्वयन के लिए कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण सचिवालय के रूप में कार्य करता है। सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया, सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है, दूसरा तीसरा। अब फिर इसके बाद अब हम पशुपालन के बारे में पढ़ते हैं, आखिरी है। कहेंगे दूध, मांस, ऊन, चमड़ा आदि पशु उत्पादों को प्राप्त करने और कृषि कार्य तथा माल परिवहन के लिए पशुओं को पालतू बनाने की क्रिया को पशुपालन कहते हैं। पशुओं से हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है? दूध, मांस, ऊन, चमड़ा आदि पशु उत्पादों को प्राप्त करने और कृषि कार्य तथा माल परिवहन के लिए पशुओं को पालतू बनाने की क्रिया को पशुपालन कहते हैं। विश्व पशुधन संगणना 2019 के अनुसार भारत में 193.46 मिलियन गाय बैल है। भारत में गाय बैल की मुख्यतः 2 नस्लें पाई जाती है। दुधारू नस्ल, इस नस्ल की गायें तो अधिक दूध देती है, परंतु बैल कृषि कार्य या भार वाहन हेतु अच्छे नहीं होते। इसमें गिर, साहिवाल, सिंधी, देवनी,
थारपारकर आदि प्रमुख नस्लें सम्मिलित है। दूसरा है कि भारवाही नस्लें, इसमें नागौरी, मालवी, हल्लीकर, कंग्याम, किल्लौरी, पोमार, सीरी आदि प्रमुख नस्लें हैं। देश की सबसे अच्छी देसी नस्ल की गायें राजस्थान में ही पाई जाती है। राजस्थान में मिलने वाली गायों की नस्लें थारपारकर, राठी, कांकरेज, साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, नागौरी, हरियाणवी, मालवी एवं मेवाती है। साहिवाल गाय की प्रजाति मुख्य रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है। इसकी दुग्ध देने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है। साहिवाल गाय की प्रजाति मुख्य रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है। इसकी दुग्ध देने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है। गंगा तीरी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है, जिससे दुग्ध देने की क्षमता काफ़ी कम है। गंगा तीरी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है, दुग्ध देने की क्षमता कम है। हरियाणवी और थारपारकर मुख्यतः द्विकाजी भारवाहक एवं दूध गाय हैं। भारत में सर्वाधिक भैंस उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भारत में भैंसों की कई नस्लें पाई जाती हैं। इसमें मुर्रा, भदौरी, जफराबादी, सुतरी, महसाना, नागपुरी, नीली, पढ़नपुरी आदि प्रमुख हैं। भारत में सर्वाधिक भेड़ तेलंगाना में पाई जाती है। सर्वाधिक जो भेड़ तेलंगाना में पाई जाती है। देश की सबसे अच्छी नस्ल की भेड़ें कश्मीर, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा घाटियों में पाई जाती है। बकरी को गरीबों का गाय कहा जाता है। बकरी को गरीबों का गाय कहा जाता है। बकरी से दूध, मांस, चमड़ा, ऊन प्राप्त होता है। भारत में मांस का यह मुख्य स्रोत लगभग 35% है। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली जमुनापारी नस्ल की बकरी है। यह मांस और दुग्ध दोनों के दृष्टिकोण से अच्छी मानी जाती है। इसमें प्रतिदिन 2.5 से 3 केजी दुग्ध का उत्पादन होता है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में ऑपरेशन फ्लड योजना का समारंभ हुई है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। वर्ष 2021 में दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। इस संदर्भ में भारत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा, पाकिस्तान का तीसरा स्थान है। भारत राज्यों की दृष्टि से भारत में राज्यों की दृष्टि से दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान, इसके बाद राजस्थान का दूसरा, मध्य प्रदेश का तीसरा है। 2019-20 में दुग्ध में प्रति व्यक्ति उपलब्धता 406 ग्राम प्रतिदिन हो गई। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ किया गया, जिसका प्रथम चरण वर्ष 1970-80 तक है, दूसरा चरण वर्ष 1981-85 तक तथा तीसरा चरण वर्ष 1985 से 96 तक था। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना आनंद जो है कि गुजरात में वर्ष 1970 में की गई, जिसका उद्देश्य ऑपरेशन फ्लड योजना को सफल बनाना था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई। नेशनल डेयरी विकास बोर्ड भारतीय डेयरी निगम के सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान करनाल, हरियाणा में स्थित है। इसे वर्ष 1989 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। भारत में सर्वाधिक पशु घनत्व बिहार राज्य का है। वर्ष 2019 में कुल पशुधन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश शीर्ष तथा राजस्थान, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर थे, जबकि मवेशियों और गोवंशी के संबंध में शीर्ष 3 राज्य क्रमशः पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है। अब इससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते उसे देखते हैं। स्टॉक फार्मिंग है तो पशुओं का प्रजनन। 2003 की पशुगणना के अनुसार स्टॉक फार्मिंग का संबंध पशुओं के प्रजनन से है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व तो सबसे अधिक बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत की लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो इसमें सही ए है, पहला और दूसरा। मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है और उत्तर प्रदेश में भारत में भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, तो पहला दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल है जमुनापारी। थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो कह रहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में। थारपारकर प्रजाति राजस्थान के पश्चिमी सीमावर्ती जिलों में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता की दृष्टि राजस्थान का जैसलमेर जिला प्रथम स्थान पर है। इसके अतिरिक्त गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? तो कह रहे हैं कि
हल्लीकर का। मवेशी नस्ल राजस्थान की, नहीं तो कर हल्लीकर की। क्वेश्चन नंबर 8 है, गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है साहिवाल। साहिवाल गाय की प्रजाति मुख्य रूप से पाकिस्तान सिंध प्रांत में पाई जाती है। इसे की दुग्ध देने की क्षमता काफी अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 9 के विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान पहला है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2011-12 में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित किस राज्य में हुआ? तो उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 11, ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन वितरण से। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। क्वेश्चन नंबर 13, श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 14, कौन श्वेत क्रांति संबंधित है? तो करे वर्गीज कुरियन। क्वेश्चन नंबर 15, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार निम्न राज्यों को दुग्ध उत्पादन के आधार पर घटते क्रम में सजाए, तो करे बी मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। आर्थिक सर्वेक्षण में दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? तो करे डी। गाय की जो नस्ल देवनी है, देवनी। बकरी का बरबरी है, भैंस का भदावरी है, गाय का गिर है। गाय का गिर, भैंस का भदावरी, बकरी का बरबरी और गाय का देवनी। गाय का जो नस्ल है देवनी और गिर है, बकरी का बरबरी और भैंस का भदावरी। तो इस प्रकार से आप सभी लोग लगातार अध्ययन करते रहेंगे तो याद हो जाएगा।